नमस्कार। इतिहास लेखन के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे इतिहास क्या है। दोस्तों, चाहे हम इस बात को महसूस करें न करें, लेकिन यह सत्य है कि हम किसी न किसी एक ऐतिहासिक अवस्थिति में ही होते हैं। इतिहास के बारे में हमारा चिंतन चाहे जितना अपर्याप्त हो, या इतिहास की कोई ऐतिहासिक समझ हमारे पास न भी हो, तब भी हम नियतिबद्ध हैं कि इतिहास में हम हैं और हम इतिहास के किसी खास चरण में उपस्थित होते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इतिहास क्या है, किस चीज़ को हम इतिहास कहते हैं, किसे इतिहास नहीं कहते हैं। क्योंकि इतिहास को लेकर के तमाम तरह की बातें, इतिहास को लेकर के तमाम तरह की बहसें हमारे बीच उपस्थित होती रहती हैं और लोग एकमत नहीं होते इस पर कि इसे ही इतिहास कहा जाए। तो विभिन्न लोग इतिहास को लेकर के एकमत नहीं होते हैं कि इतिहास क्या है। फिर भी विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास को लेकर के कुछ चिंतन प्रणाली विकसित की है, जिससे हम लोग कुछ मूलभूत चीज़ों तक पहुंच सकते हैं कि किन चीज़ों को हम इतिहास कहते हैं। एक बात तो इसमें सब सहमत हैं कि इतिहास मनुष्य के अतीत का लेखा जोखा है और मनुष्य का मनुष्य के बारे में किया गया आकलन या मनुष्य का अपने बारे में किया गया आकलन इतिहास है। अब जैसे हेनरी फोर्ड, जो अभी यदि उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है इतिहास के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज बंक, इतिहास बकवास है, क्योंकि इसमें कुछ भी वैसा नहीं होता है जिसका दावा किया जाता है। लोग कह सकते हैं कि हेनरी फोर्ड चूँकि अमेरिकी थे और अमेरिका का भी अपना कोई वैसा इतिहास उस समय तक था नहीं, तो फोर्ड ऐसा कह सकते थे। नेपोलियन इतिहास को विवेक कहता था, लेकिन यह भी एक आयरनी है कि वह स्वयं विवेक का परिचय नहीं दे पाया। इतिहास में उसे उसके पराजय के लिए उसके अविवेकपूर्ण रवैये को ज़्यादा जिम्मेवार ठहराया जाता है। एक फ्रांसीसी लेखक हैं अनातोली फ्रांस, उन्होंने इतिहास की उपमा एक ऐसी भुलक्कड़ और दंभी महिला से दी है जो हर चीज़ को अपने हिसाब से देखती है और किसी के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती। अनातोली फ्रांस चूँकि लेखक थे और इस तरह की उपमा देकर के वो इतिहास की निरर्थकता ही सिद्ध कर रहे थे। लेकिन इतिहास तो है और इतिहास की एक उपादेयता भी है। तो इतिहास कई अर्थों में, जैसे हम कहते हैं कि अब जैसे बहुत सी चीज़ों के बारे में है कि वस्तुओं का भी इतिहास होता है, विचारों का भी इतिहास होता है। आजकल तमाम चीज़ों को लोग इतिहास के दायरे में उसको रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वस्तुतः जो इतिहास है वह मनुष्य का मनुष्य के द्वारा किया गया आकलन, मनुष्य उसमें केंद्रीय तत्व है। मनुष्यों का इतिहास ही वास्तविक एक इतिहास के दायरे में चीज़ें आती हैं। उसमें इतिहास क्या है यदि कहें तो मनुष्य उसका एक केंद्रीय तत्व है। आरजी कॉलिंगवुड, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने 4 तत्व बताए हैं कि यदि हम किसी कृति को इन आधारों पर देखने की कोशिश करें, 4 परीक्षण से उसको होकर गुजारें, तो हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ इतिहास है या इतिहास नहीं है। पहला तत्व वो बताते हैं कि इतिहास में विज्ञान के तत्व होने चाहिए। विज्ञान के तत्व होने चाहिए से आशय कॉलिंगवुड का यह है कि जिस तरह विज्ञान नवीन तथ्यों की खोज करता है, विज्ञान का उद्देश्य नई चीज़ों के अन्वेषण की तरफ है, तो इतिहास का भी यह उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि वह नवीन चीज़ों की खोज कर रहा है। अनुसंधान उसका एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए विज्ञान की तरह। यदि पहले से ही तथ्य है, पहले से ही निष्कर्ष हैं, पहले से ही चीज़ें हैं, तो फिर
वो प्रदर्शन हो जाएगा, वो विज्ञान नहीं रहेगा। वैसे ही इतिहास में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी नई चीज़ को तलाश रहे हैं, एक हमारे पास हाइपोथेसिस है उसकी, और उसके आधार पर हम तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि यदि किसी कृति में यह दृष्टि दिखाई देती हो तो वह उसमें इतिहास के तत्व। दूसरा तथ्य, दूसरा संकेत कालीमुड देते हैं कि उसमें मनुष्य परकता होनी चाहिए, केंद्रियता उसमें मनुष्य की होनी चाहिए। बहुत से ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिसमें वह देवताओं के बारे में, प्रकृति के बारे में और मनुष्यतर चीज़ों के बारे में बहुत सी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन कालीमुड कहते हैं कि यदि उसमें मनुष्य की केंद्रियता नहीं है तो हम उसको इतिहास नहीं मान सकते, उसमें मनुष्य को केंद्र में होना चाहिए। तीसरी बात जो है वह है कि विज्ञान की ही तरह इतिहास को एक निश्चित जांच की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। अब इस जांच की प्रक्रिया से गुजरने का तात्पर्य है कि हम जिन तथ्यों का संग्रहण कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे, जिस तरह से विज्ञान में चीज़ों को जांचते हैं, प्रयोगशाला में जांचते हैं और तब हम प्रयोग करके उसकी सत्यता निर्धारित करते हैं, हूबहू उसे वैसे नहीं समझ लेते, वैसे नहीं मान लेते, वैसे ही किसी कृति को हम देखते हैं कि इसमें इस प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं। जिन तथ्यों पर यह दावा करता है कि यह इतिहास लेखन है, उन तथ्यों को जांचा गया है कि नहीं, वो तथ्य सत्यापित हैं कि नहीं। जांचने के कई तरीके हैं, बाद में किसी एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इतिहास में तथ्यों की जांच कैसे की जाती है, लेकिन यह जांच की प्रक्रिया उसमें होनी आवश्यक है। और चौथा और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस समूची प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी होना चाहिए। तो उद्देश्य उसका आत्मज्ञान, मनुष्य का मनुष्य के बारे में ज्ञान इतिहास का एक उद्देश्य है, तो यह उद्देश्य भी उसमें समाहित होना चाहिए। तो ये चार प्रक्रिया, क्योंकि उसमें विज्ञान के तत्व होने चाहिए, अन्वेषण की प्रवृत्ति होनी चाहिए, पहले से तथ्य और इस तरह आंकड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा, मनुष्य की उसकी केंद्रियता, मनुष्य के बारे में होना चाहिए। तीसरा, कि वह जांच की प्रक्रिया से होकर के गुजरना चाहिए विज्ञान की ही तरह। और चौथा, उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि उस हमारे इस सोच का, हमारे इस लिखने का उद्देश्य क्या है, तो वो मनुष्य का ज्ञान जो है आत्मज्ञान है। इन्हीं अर्थों में इतिहासकार ड्रायसेन जो है वह इतिहास को मनुष्य का आत्मज्ञान मानते हैं। मनुष्य का जो आत्मज्ञान है वही इतिहास है। तो कालीमुड ने एक तरह से निश्चित तौर पर इतिहास के बारे में हमारी जो एक समझ हो सकती है कि किन किताबों को हम इतिहास कहें नहीं कहें, क्योंकि बहुत बहुलता से, क्योंकि इतिहास के बारे में यह भी उतना ही सत्य है कि हम अक्सर भ्रम में रहते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास की किताबों को इतिहास कहें, जानकारी को इतिहास कहें, इतिहास की जो धारा निरंतर बहती आ रही है उसको इतिहास कहें, किसको इतिहास कहेंगे। तो ये जो चार तत्व हैं, यदि हम उनको ध्यान में रखें, कालीमुड के द्वारा जो सुझाए गए चार तत्व हैं, तो इससे बहुत कुछ भ्रम साफ हो जाता है कि हम इतिहास किसे कहते हैं। इनमें से कम तीन तो होने ही चाहिए, तीन भी होते हैं तो भी हम उसको इतिहास के आसपास रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो या दो से कम यदि तत्व हैं तो उसे हम आमतौर पर इतिहास नहीं कहते हैं, उसको इतिहास के दायरे से बाहर रखना चाहिए। इन अर्थों में देखें तो तमाम सभ्यताओं में जो प्रारंभिक जो हमारे पास टेक्स्ट उपलब्ध होते हैं, तमाम जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके जो साक्ष्य उपलब्ध हैं इतिहास के नाम पर, उनको यदि इन परीक्षणों से होकर गुजारें तो हमें यह पता चल जाता है कि किन सभ्यताओं में, किन प्राचीन सभ्यताओं में इतिहास की चेतना थी और किन सभ्यताओं में इतिहास की चेतना नहीं थी। यदि कोई ऐसा ग्रंथ मिलता है जिसमें ये चार तत्व हैं, प्रारंभिक जैसे ईसा से 5 शताब्दी पूर्व इतिहास लेखन की शुरुआत हम लोग मानते हैं, तो उस समय यदि ऐसा कोई ग्रंथ मिलता है जिसमें ये तत्व मिलते हैं तो हम मानते हैं उस सभ्यता में इतिहास लेखन के प्रति एक ऐतिहासिक चेतना उपस्थित थी। और यदि नहीं प्राप्त होता है तो हम उसके कारणों की पड़ताल करते हैं कि ऐसा क्यों था। बहुत से ऐसे टेक्स्ट हैं जो बहुत जानकारी से भरे हुए हैं, उन जानकारियों के बावजूद हम उन्हें इतिहास नहीं मान सकते।
जैसे प्राचीन सुमेरियन सभ्यताओं के यदि हम बहुत से देखें, चीज़ों को देखें, भित्ति चित्रों को देखें, वो ज़्यादातर जो है वह देवताओं के बारे में, देवताओं को समर्पित है, देवताओं के क्रियाकलापों से संबंधित है। इन्हीं आधारों पर उसमें कहीं कहीं मनुष्य भी हैं, मनुष्य के साथ देवताओं की अंतःक्रियाएँ भी हैं उसमें। जैसे मिथक, भारत में मिथकों की या पुराण जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें बहुत मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, लेकिन वो सिर्फ मनुष्यों के बारे में नहीं है, इसलिए पुराणों को हम संपूर्ण इतिहास नहीं कहते। लेकिन उसमें इतिहास के कुछ तत्व हो सकते हैं, उसको यदि हम सावधानी पूर्वक कहें, क्योंकि हम सीधे यदि नकार देंगे कि इसमें कुछ भी इतिहास जैसा नहीं है, तो हमारे पास तथ्यों का अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे ही हमें इतिहास निकालना होता है। तो ऐसे साक्ष्यों को, ऐसे टेक्स्ट को हम लोग अर्ध इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, आंशिक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। और इन आंशिक इतिहास को पढ़ने में बहुत सचेत दृष्टि अपनाने की ज़रूरत होती है। इससे कभी कभी बहुत भ्रमपूर्ण निष्कर्ष भी निकलते हैं और बहुत विरोधी निष्कर्ष भी निकलते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, खासकर भारत के संदर्भ में जब हम लोग बातचीत करेंगे, भारतीय इतिहास लेखन की बातचीत करेंगे, और भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा पर जब बात कभी भी होती है तो यह बात अक्सर उठाई जाती है कि इतनी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति होने के बावजूद इतिहास की कोई किताब प्राचीन संस्कृति या सभ्यता में क्यों नहीं उपलब्ध है। तो उसका आशय इसी संदर्भों से है। टेक्स्ट तो बहुत है, नाटक है, साहित्य है, आयुर्वेद है, वेद है, पुराण है, इतने सारे बहुलता से लिखित चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे पास, फिर भी इतिहास नहीं है। तो इसलिए इतिहास नहीं है क्योंकि यह चार चीज़ें उसमें क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। तो इतिहास लेखन, अभी का जो इतिहास लेखन है, अब तो लगभग हम निश्चित कर चुके हैं इतिहास क्या है, और एक लंबी दूरी तय की है इतिहास ने। जब निबूर, रैंक, इस तरह के इतिहासकार आए जिन्होंने तथ्य को, साक्ष्यों को बिल्कुल इतिहास के लिए, इतिहास के पूर्वग्रह रहित होने के चीज़ों को लेकर के एक अभियान सा छेड़ा, इतिहास को वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया, तो अब हमारे पास जो इतिहास को लेकर के जो शुरुआती झिझक थी, या शुरुआती जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी, एक भ्रम की स्थिति थी, वो बहुत हद तक दूर हुई है। और इतिहास को लेकर के अब हम एक निश्चित दृष्टिकोण तक पहुंच सके हैं कि किन चीज़ों को हम इतिहास कहते हैं या इतिहास नहीं कहते हैं। धन्यवाद।